ये वीडियो पार्ट 2 है एक बहुत ही पॉपुलर बुक 48 लॉज ऑफ पावर की डिटेल समरी का। पार्ट 1 की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दी है। पहले उसे देखकर फिर इस वीडियो पे आए तो समझ अच्छे से आएगा। तो चलिए फटाक से शुरू करते इस धांसू वीडियो को। लॉ नंबर 1 और लॉ नंबर 2 हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अब बारी है थर्ड लॉ की। तो लॉ नंबर 3 कहता है कंसील योर इंटेंशंस, मतलब अपना मकसद छुपा कर रखो, अपने किसी भी काम के पीछे का कारण ना बताओ। तो आइए इसे स्टोरी से समझते हैं। तो पहले कहानी के कुछ पात्र हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। पहला पात्र है लवगुरु दादी। अब उनका रियल नाम फ्रेंच में है तो बोलना टफ है। आपको स्क्रीन पर नाम दिख जाएगा, चाहो तो खुद बोलकर ट्राई कर लो। वो 62 साल की होती हैं और उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस होता है लव वाले मैटर में। कहानी का दूसरा और मेन पात्र है आशिक लड़का। अब इसका नाम भी फ्रेंच में है। वो 22 साल का हैंडसम लड़का होता है। कहानी का तीसरा और सबसे खूबसूरत पात्र है सुंदर कन्या। अब इनका नाम भी फ्रेंच में है, समझ ही गए होगे। अब हुआ ये होता है आशिक सुंदर कन्या के प्यार में पागल हुआ होता है, तो लव गुरु दादी के पास जाता है कुछ हल निकालने के लिए। तो बहुत देर लव गुरु दादी ने ध्यान से सुना, फिर वो बोली कि सुंदर कन्या को कंफ्यूजन में रखो। तो जब अगली बार आशिक सुंदर कन्या से मिला तो उसने बोला, मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती रखना चाहता हूँ। इस पर वो कन्या कंफ्यूज हो गई। लव गुरु दादी बड़ी चालाक थी। उन्होंने आगे का प्लान बनाकर रखा था। अब जब अगली बार आशिक सुंदर कन्या से मिला तो उसके साथ और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां थी। इस पर सुंदर कन्या को जलन होने लगी। अब लब गुरु दादी ने आशिक को समझाया कि अगर किसी लड़के को और भी लड़कियां पसंद करती हैं तो बाकी लड़कियां भी उसे पसंद करने लगती हैं और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब आशिक उन जगहों पर ना जाकर जहां सुंदर कन्या को लगता था कि वो होगा, वो उन जगहों पर जाता था जहां वो कभी नहीं गया, पर सुंदर कन्या अक्सर जाया करती थी। इससे सुंदर कन्या एक अलग ही इमोशनल स्टेट में चली गई और वो आशिक के बारे में ही सोचा करती। अब क्या दोनों एक हो जाएंगे या कुछ और होगा, जानने के लिए देखते रहिए ये वाला वीडियो। अब आशिक तो था लड़का, वो भी प्यार में पगलाया हुआ लड़का। तो जब एक दिन वो सुंदर कन्या के घर पर था तो वो भूल गया लब गुरु दादी की बातें और कह दी दिल की बात। ओहो, आगे क्या हुआ होगा कमेंट में बताइए। तो पहले तो वो लड़की शॉक्ड हो गई, फिर सुंदर कन्या ने मना कर दिया, जी हाँ। फिर जब वो अगली बार मिले तो बड़ा ही ऑकवर्ड लगा उन दोनों को। फिर आखिरी में बात होना ही बंद हो गई। ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। तो पहले तो सुंदर कन्या कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन उसे समझ आ गया था कि शायद आशिक उसके साथ गेम खेल रहा है और वो उसे एंजॉय भी करने लगी थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो चाहता क्या है। और कभी कभी ये कन्फ्यूजन जलन बेटर होती है एक सिक्योर लाइफ से। तो जब आशिक ने अपने दिल की बात रिवील कर दी, वो सस्पेंस खत्म हो गया। अगर वो एक दो महीना और इंतज़ार कर लेता तो आज सुंदर कन्या उसके साथ होती। क्यों आशिक, क्यों? अब आइए इसके विपरीत दूसरी स्टोरी सुनते हैं। ये स्टोरी है तब के प्रशिया और आज के जर्मनी के ओटो वन बिस्मार्क के बारे में, जिन्हें हम प्यार से ओटो अंकल बुलाएंगे। तो एक टाइम था जब सब प्रिंस विलियम, पार्लियामेंट और काफ़ी लोग चाहते थे कि प्रशिया ऑस्ट्रिया पर हमला कर दे। जो अगेंस्ट थे वो थे सिर्फ राजा अंकल फ्रेडरिक विलियम फोर्ड और उनके कुछ चापलूस मंत्री।
ओटो अंकल भी चाहते थे कि वॉर हो। इनफैक्ट वो तो वॉर को ग्लोरियस बिजनेस मानते थे। आखिर पुराने आदमी के जवान जो ठहरे। एक दिन पार्लियामेंट में वो अपनी स्पीच में कहते हैं, देखो भाई, ऐसा है, वॉर बहुत बुरी चीज़ है और कभी नहीं होनी चाहिए। इसे सुनकर सभी लोग कंफ्यूज हो गए और सभी ने कहा कि वॉर नहीं होनी चाहिए और वॉर कैंसिल हो गई। इस स्पीच से खुश होकर राजा अंकल ने ऑटो अंकल को पार्लियामेंट का मिनिस्टर बना दिया और कुछ साल बाद ऑटो अंकल खुद ही राजा बन गए। हम्म। फिर जब वो राजा बन गए तब उन्होंने जंग छेड़ दी और ऑस्ट्रिया पर कब्जा करके पूरा जर्मनी बना दिया। बहुत तेज हो रहा है। क्या बात है। तो जब उन्होंने स्पीच दी तब उनकी स्पीच सुनकर लगा ये तो लड़ाई नहीं करेंगे। और जब ऑटो अंकल राजा बन गए तब तो ऑस्ट्रिया रिलैक्स हो गया कि ये तो अपनी साइड है। पर ऑटो अंकल ने क्या किया और क्या हुआ वो तो आप जानते ही हो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। लॉ नंबर 4 कहता है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। मतलब जितनी ज़रूरत हो उससे कम बोलो। अब इसकी कहानी की बारी है। टेंटड़े। तो ये कहानी है फ्रांस के राजा लुइस 14 की। यार लगता है ऑथर को फ्रांस से ज़्यादा ही प्यार है। जोक्स अपार्ट, लुइस 14 को मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स भी कहा जाता था। लुइस अंकल की कोर्ट में एक लॉ था कि किसी भी स्टेट इशू के ऊपर पहले सारे मंत्री कई दिन और रात पार्लियामेंट में बहस करते, उस इशू से रिलेटेड सारी डिटेल्स डिस्कस करते और फिर दो लोगों को चुना जाता राजा के आगे प्रेजेंटेशन देने के लिए, और उन दो लोगों को सेलेक्ट करने के लिए भी बहस होती। वो दोनों कई दिन तक प्रिपेयर करके जब अपनी प्रेजेंटेशन राजा के आगे देते तो राजा बोलता कि देखते हैं, बस इतना ही। अगर मैं होता तो मुक्का मार देता यार। इतनी प्रैक्टिस करके आए और ये बोल रहा है देखते हैं। इसी वजह से कोई भी नहीं समझ पाता कि लुइस के दिमाग में क्या चल रहा है। वो वर्ड से ज़्यादा एक्शन पे बिलीव करता। आप जितना ज़्यादा बोलोगे उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि आप गलती कर दोगे। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ये स्टोरी। 1825 में जब निकोलस वन रशिया का राजा बना तब पूरे देश में विद्रोह होने लगे। तो गुस्से में आकर निकोलस वन ने विद्रोह के एक नेता, अरे यार इन सब का नाम इतना टफ क्यों है, इसे भी स्क्रीन पर लिख दूंगा। तो हाँ, एक दिन गुस्से में आकर निकोलस वन ने विद्रोह के एक नेता को फांसी की सजा दे दी। तो जब उसे फांसी की सजा दी जा रही थी तब रस्सी टूट गई और वह बच गया। वहाँ अगर फांसी देते टाइम रस्सी टूट जाती है तो उसे गुड लक माना जाता है और कैदी को छोड़ दिया जाता है। तो जब रस्सी टूट गई वो नेता फ्लो में आ गया और बोला, देखा आपने, यहाँ रशिया में इन लोगों को रस्सी तक बनानी नहीं आती। जब ये खबर निकोलस को मिली तो वो बड़ा निराश हुआ। तो जब वो उस नेता की माफ़ी साइन कर रहा था तब उसने अपने नेता से पूछा कि उसने कुछ बोला था। तब मंत्री ने रिप्लाई दिया कि वो तो कह रहा था हम लोगों को एक रस्सी तक ढंग से बनानी नहीं आती। इस पर निकोलस गुस्सा हुआ और अगले दिन फिर से फांसी की सजा दे दी, लेकिन इस बार रस्सी नहीं टूटी। तो देखा आपने, अगर वो नेता उस टाइम कुछ ना बोलता तो उसकी जान बच जाती। अपनी जुबान पर काबू पाना बड़ा मुश्किल है। ये कई बार हमारे दोस्त और कई बार हमारी दुश्मन बन जाती है। लेकिन कई बार कम बोलना अच्छा भी नहीं होता। ये लॉ भी बाकी लॉ की तरह हर जगह अप्लाई नहीं होता है। इन सभी बातों को बड़े ही ध्यान से और सही जगह अप्लाई करना।
तो अब बारी है लॉ नंबर 5 की। वो कहता है सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। मतलब आपके नाम, आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, इसे हमेशा बचा कर रखें। तो चाइना का एक बहुत ही महान राजा था चुकोलियांग। वो फेमस था अपनी चालाकी और अपने ट्रैप्स की वजह से। लोग उसे स्लीपिंग ड्रैगन भी बुलाते थे। तो ये बात है उस समय की जब उसने अपनी पूरी आर्मी को एक दूर के कैंप में भेज दी थी और खुद एक छोटे से शहर में रुक गया था 100-200 लोगों के साथ। तभी खबर आती है कि उसका ओपोनेंट सीमा यी उसके शहर पर हमला कर रहा है। उसके पास 1.5 लाख की सेना है। तो सभी डर गए कि 100-200 जवान 1.5 लाख की सेना से कैसे लड़ेंगे। तभी चूको ने आदेश दिया कि शहर के सारे दरवाजे खोल दिए जाए और सारे सिपाही जाकर छुप जाए। वो खुद शहर की सबसे ऊंची दीवार पर जाकर बैठ गया, जहां से सभी लोग उसे आसानी से देख ले, और वहां बैठकर गाना गाने लगा। तो जब सीमा वहां पहुंचा अपनी आर्मी के साथ, तो शहर के खुले दरवाजे देखकर कंफ्यूज हो गया और फिर चूको को देखकर और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई जाल है, फिर उसको लगता है कि शायद चूको अकेला हो और ये कोई जाल ना हो। लेकिन वो जानता था कि चूको जाल बिछाने के लिए फेमस था और वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और अपनी आर्मी को वापस ले जाता है। तो देखा आपने, चूको ने खुद को बचा लिया, वो भी बिना हथियार का प्रयोग किए, सिर्फ अपने नाम के दम पर। स्टोरी है पीटी बर्नम की। वो चाहते थे कि उनका अमेरिका में खूब नाम हो, तो इसीलिए वो अमेरिकन म्यूज़ियम को खरीदने की सोचते हैं। वो लोग $15,000 मांग रहे होते हैं म्यूज़ियम के लिए। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बार्नम के पास पैसे नहीं होते। वॉट? ऐसे तो मैं BMW खरीदने चला जाऊं। अब बार्नम मनाने की कोशिश करता है म्यूज़ियम वालों को और वो मान भी जाते हैं। लेकिन बाद में वो पील को बेचने के डिसाइड करते हैं। पील बहुत ही नामी आदमी होता है अमेरिका का। म्यूज़ियम की डील जानने के बाद बार्नम गुस्से में आ जाता है और पील को बर्बाद करने की ठान लेता है। नाम खराब करने की खूब कोशिश करता है और सफल भी हो जाता है। पील की खूब बेइज्जती होती है और म्यूज़ियम वाले वो डील वापस बर्नम को दे देते हैं। तो देखा आपने, आपका नाम, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत बहुत मैटर करती है, तो इसे बचा कर रखे। लॉ नंबर 6 कहता है कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। इसका तात्पर्य यह है कि हमेशा दूसरों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करें, भीड़ में ना खोकर भीड़ की वजह बने। अब इसकी स्टोरी में भी पीटी बर्नम है, पिछले लॉ वाला, याद है? एक दिन उनका अमेरिका में किसी शहर में शो था, तो वो वहाँ बढ़िया सूट पहनकर घूम रहे थे। वहाँ के लोकल लोगों ने उन्हें गलती से के एवरी समझ लिया। के एवरी एक क्रिमिनल था। अब होना क्या था, सबने उन्हें पीटना शुरू कर दिया और बहुत मारा। बार्नम अपने जान की भीख मांगने लगे और उन्होंने बोला कि सर्कस चलो, वहाँ वो अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर देंगे। तो सब उनके पीछे पीछे चले गए। वहाँ पहुंचकर बर्नम को पता चला कि उनके मैनेजर का काम था। ये एक तरीके की एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजी थी। इससे उनके अगले हफ्ते तक के सारे टिकट्स बुक हो गए। इस पर बर्नम बोला कि ये तो सही है बॉस, लेकिन आपको हर बार अटेंशन सीकर भी नहीं बनना है, इससे कई बार आपकी भी बेइज्जती हो सकती है। तो चलिए अब समरी पर आ जाते हैं, हमने क्या क्या सीखा। लॉ नंबर 3 कहता है कंसील योर इंटेंशन, मतलब अपने प्लान छुपा कर रखो। लॉ नंबर 4 कहता है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, मतलब जितनी ज़रूरत हो उससे कम बोलो। लॉ नंबर 5 में था कि सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ, मतलब हमेशा अपनी इज्जत और अपना ऑरा बरकरार करके रखो। लॉ नंबर 6 कहता है
कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। भीड़ में ना खोकर भीड़ की वजह बनो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।